दोस्तों नमस्कार। दुनिया हथियारों से नहीं, दुनिया पूंजी से चलती है। और इस वक्त दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वह एनर्जी है। और जहां एनर्जी और पूंजी दोनों होगी, वह देश युद्ध नहीं करते, बल्कि उन्हें युद्ध में हराकर कोई दूसरा देश कब्जा करना चाहता है। या फिर वो देश अपनी रक्षा के लिए उन देशों को नियुक्त कर देते हैं कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, इसकी एवज में हम आपको बहुत सारी पूंजी देंगे। और एक झटके में दुनिया ठहर गई। इसलिए ठहर गई क्योंकि वही देश इस वक्त युद्ध के निशाने पर है। एक ऐसे निशाने पर जिसके बाद पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट कौन कैसे करेगा कोई नहीं जानता है। एनर्जी का आवागमन यानी तेल का आवागमन, उसके साथ प्राकृतिक गैस और उसके बाद फर्टिलाइजर। ये परिस्थितियां कैसे दुनिया में संकट पैदा करेगी अभी तक कोई जानता नहीं है। क्योंकि एक सवाल शुरू से ही शुरू हुआ कि दरअसल ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उसी के पास है। लगभग 208 बिलियन बैरल ऑयल उसके पास है। उसके पास बड़ी तादाद में जो नेचुरल गैस है वो लगभग 1200 TCF। उसके पास बड़ी तादाद में गोल्ड है, यानी 320 मीट्रिक टन गोल्ड है। वहां पर रेयर अर्थ कहें या कहें लिथियम, कॉपर, आयरन ओर, जिंक, यह सब कुछ उसके पास है। कीमत लगाने लगिएगा तो यह लगभग $27 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा। तो क्या अमेरिका ने हमला इसी पूंजी को लेकर किया? और दूसरी तरफ ईरान की अपनी भौगोलिक और उसके अपने गवर्नेंस के सिस्टम के तौर तरीकों ने अमेरिका को उलझा दिया? या फिर इससे हटकर ईरान इस हकीकत को जानता है कि खाड़ी देश अगर इन्वेस्टमेंट बंद कर दें अमेरिका के भीतर लगाना, तो एक झटके में अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। क्योंकि खाड़ी देशों की बहुत पूंजी अमेरिका में लगी हुई है। अमेरिका जितना इन्वेस्टमेंट खाड़ी देशों में करता है, उससे लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट खाड़ी देश अमेरिका में करते हैं। पिछले साल मई के महीने में व्हाइट हाउस ने एक पेपर पढ़ा था और बताया था कि कितनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट खाड़ी देशों से आने वाला है। उसमें शुरुआती दौर में 3 ट्रिलियन सिर्फ 3 देशों से जोड़कर रखे गए थे। व्हाइट हाउस के उस पेपर में जो मई 2025 में रखा गया, उसमें बताया गया कि सऊदी अरब $600 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट अमेरिका में करेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात लगभग 200 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेगा। कतर 1.2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेगा। ये सभी इन्वेस्टमेंट एनर्जी को लेकर होंगे, डिफेंस को लेकर होंगे, टेक्नोलॉजी या कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होंगे। अमेरिका का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है। और इन जनरल अभी खाड़ी देशों का इन्वेस्टमेंट 2 ट्रिलियन से ज्यादा तो अमेरिका में यूं भी है। तो क्या ये पूरी की पूरी परिस्थिति उस इकोनॉमी को दायरे में खड़ा कर चुकी है जहां पर अमेरिका अब ये सोच रहा है कि अगर खाड़ी देश इस युद्ध से बाहर नहीं निकाले गए तो पूरा इन्वेस्टमेंट और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का जो जिक्र वो अपने वोटर्स से कर चुके हैं या फिर अमेरिका में दे चुके हैं जो नारा, वो सब कुछ एक बुलबुला साबित हो जाएगा, सब कुछ ढहढहा के गिर जाएगा। शायद इसीलिए पहली बार यह सवाल अगर अमेरिका के भीतर है तो दूसरा सवाल गल्फ कंट्रीज के भीतर भी है। उनके भीतर भी यह सवाल खड़ा होने लगा है कि जिस बात का जिक्र दशकों से चल रहा है कि क्यों नहीं गल्फ कंट्रीज अपने तौर पर अपनी सुरक्षा और जिस तरीके से नाटो काम करता है उसी तर्ज पर वह एक इस्लामिक नाटो बनाने की दिशा में बढ़ जाएं, जिसकी अगुवाई सऊदी अरब करे, जिसमें सहयोग तुर्की और पाकिस्तान का भी हो। और इस इस्लामिक नाटो के तहत उन्हें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मुश्किलें उसमें बहुत हैं, लेकिन पहली बार यह सवाल उठा तो है। लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट अमेरिका पर कैसे आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कल रात बैठे
तो उन्होंने खुले तौर पर उस इकोनॉमी का जिक्र कर ही दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ईरान ने खाड़ी देशों पर अटैक क्यों किया। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात तो बैंकर है ईरान के लिए। सऊदी अरब बड़ी तादाद में उन्हें पूंजी पैसा देता है। तेलों का आवागमन इन देशों के बीच जो होर्मुज़ रूट बंद कर दिया गया उसको लेकर है। ये सारे सवाल निकले और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहना पड़ा, ईरान ने बहुत स्मार्टली ये खेल खेला है, सोचा ही नहीं था किसी ने। और यकीनी तौर पर मोसाद और सीआईए ने और पेंटागन ने वाकई ये नहीं सोचा था कि एक तरफ होर्मुज़ रूट बंद होगा और दूसरी तरफ खाड़ी देश निशाने पर होंगे। जरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो खाड़ी देश और ईरान को लेकर कल रात कह रहे थे, सुनना चाहिए। I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do it. असल में पूरी दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट खाड़ी देशों के जरिए होता है उसका 1/4 यानी 25% सीधे सीधे अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़ चुका है। और उस इकोनॉमी के भीतर जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसने जितना पैसा लगाया है वो अमेरिकन स्टॉक में लगा हुआ है, अमेरिकन बॉन्ड में लगा हुआ है, प्राइवेट इक्विटी के साथ जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में लगा हुआ है और बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी का क्षेत्र तो है ही। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर अप्रैल के महीने तक यह युद्ध चलता रह गया तो इसको लेकर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल जीडीपी खाड़ी देशों की गिर जाएगी और इसके बाद उनके सामने संकट उस इन्वेस्टमेंट का होगा जो दुनिया के दूसरे देश सोचते रहे और अमेरिका जो सोच रहा है और ट्रंप जो कल रात कह गए। कतर और कुवैत की जीडीपी 14% तक गिर जाएगी अगर अप्रैल के महीने तक यह युद्ध चलता रह गया तो। यूनाइटेड अरब अमीरात की जीडीपी 5% गिर जाएगी। सबसे कम गिरेगी तो सऊदी की गिरेगी जो सिर्फ 3% गिरेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो 90s में इराक वार हुआ था उससे ज्यादा भयावह स्थिति खाड़ी देशों के भीतर इस दौर में आकर खड़ी हो जाएगी। इस दौर में $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है सिर्फ और सिर्फ तेल को लेकर इन खाड़ी देशों के सामने। और शायद यही वजह है कि अब खाड़ी देशों के भीतर इस्लामी नेटो का सपना भी पनपने लगा है। पहले से इस बात का जिक्र होता था लेकिन पहली बार सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने कतर के पूर्व प्रधानमंत्री जसीम बिन अल थानी ने यह लिखा कि गल्फ सहयोग परिषद आपसी मतभेद को भुला दे और वो नए तरीके से सैन्य और सुरक्षा का गठबंधन बना ले, अन्यथा युद्ध तो चल रहा है और युद्ध खत्म भी हो जाएगा लेकिन बावजूद इसके उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर ही रहेगी। याद कीजिए 2024 के वक्त तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ इसी तरीके से कहा था जब इजराइल के खिलाफ वो ये सोचकर खड़े हुए थे कि ये इस्राइल की विस्तारवादी नीति में तुर्की भी आ जाएगा। इस वक्त टर्की का संकट भी सबसे बड़ा यही है। अगर ईरान ढह गया, वहां की स्थिति बदतर हो गई तो इजराइल के अगले निशाने पर टर्की हो सकता है। इस बात को लेकर वो चिंता कर रहे हैं, इसीलिए गल्फ कंट्रीज को वो लगातार एक करने की दिशा में भी ले जाना चाहते हैं। यह सवाल 2017 में भी उठा था जब सऊदी अरब के नेतृत्व में एक 34 इस्लामिक देशों को लेकर कहा गया था कि एक सैन्य गठबंधन की कमान बनानी चाहिए। ये सारे सवाल अब इसलिए बड़े मुश्किल हो चले हैं क्योंकि यमन को लेकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों टकराते रहते हैं। कतर और यूनाइटेड अमीरात के भीतर लगातार तनाव रहता है। जो रेड सी और अफ्रीका का रास्ता है, जो ओपेक के तेल उत्पादन है, वहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब टकराते हैं। लेकिन जो आखिरी सवाल आ रहा है कि जहां पर तेल है वहां पर पूंजी है, इस सवाल का जवाब पहली बार गल्फ कंट्रीज के भीतर इसलिए बड़ा हो चला है
क्योंकि उनके देश की सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी फौजों की मौजूदगी और वहां से दागे गए मिसाइल और उसकी एवज में जो मिसाइल दगे उसका असर क्या हुआ। असर यहां तक हो गया कि कल रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि क्यों नाटो अलग हो गया, क्यों चीन से उनकी अब दो दो हाथ होने की परिस्थितियां हैं, क्यों दुनिया के दूसरे देश होमर्ज रूट में नहीं आ रहे हैं, जबकि तेल की आवाजाही से उन्हें नहीं दुनिया के दूसरे देशों को लाभ होता है, इन बातों का जिक्र कर रहे थे। उसी समय पेंटागन ने बगदाद के एम्बेसी को लेकर अमेरिकियों से आगाह किया था कि आप इस जगह को छोड़ दें। और जब यह कहा गया, उस 6 घंटे के बाद ईरान ने मिसाइल दाग दी बगदाद में, जो अमेरिकी दूतावास जहां पर है। बगदाद यानी इराक की राजधानी, और एक लिहाज से इराक के भीतर का गवर्नेंस अमेरिकी हाथों में है। अमेरिकी दूतावास वहां मौजूद है। और इस हमले के बाद गल्फ कंट्रीज के भीतर यह सवाल बड़ा होने लगा कि अगर अमेरिका अमेरिकी दूतावास की ही रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं है, या कहें जिस गुंबद को वो बनाता है सिक्योरिटी के लिहाज से कि वहां कोई मिसाइल हमला नहीं कर सकती है, तो अगर वह सिक्योरिटी रेंज को धराशायी ईरान कर चुका है, तो अगला सवाल यह भी है कि लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ गया। यह संकट अबू धाबी के भीतर भी आ गया। यह संकट बहरीन, कतर, तमाम देशों के भीतर भी आया है। यानी नई परिस्थिति में यह सवाल वहां बड़ा हो गया कि युद्ध खत्म होने का इंतजार किए बगैर तैयारी शुरू करनी चाहिए, मतभेद भुलाने चाहिए, ताकि जनता को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी नहीं होगी, या कहें दुनिया भर के कामगार जो खाड़ी देशों में मौजूद है, उसमें भारत तो अव्वल नंबर पर है। 1 करोड़ कामगार भारत के खाड़ी देशों में मौजूद हैं। अगर डर से सब चलते चले गए, तो जो पुराने सवाल थे कि आपके पास तेल है, पूंजी है, लेकिन आपके पास अपने लिए काम करने के लिए नहीं है, कोई इंडस्ट्री डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, जो वैज्ञानिक चाहिए उनकी गैर मौजूदगी है, ये तमाम सवालों में आपकी निर्भरता अमेरिका पर बढ़ गई। और वहीं से पेट्रो डॉलर की शुरुआत जो सऊदी की तरफ से हुई। लेकिन नया सवाल यह भी है कि अगर ईरान पाबंदियों के बावजूद मिसाइल इंडस्ट्री लगाता है और उन्हीं मिसाइलों से वो खाड़ी देशों को निशाना बनाता है, और अमेरिका न्यूक्लियर एस्पेक्ट को लेकर ईरान से बातचीत करता है, मिसाइल इंडस्ट्री को कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान मना कर देता है, और इसके बाद जब युद्ध की परिस्थितियां आती हैं तो हर दृष्टि से वही मिसाइल खाड़ी देशों के ऊपर हमला कर रही है। और बात उसके आगे की इसलिए बड़ी जरूरी है क्योंकि अमेरिका हमला ये इजराइल के लिए कर रहा है, और इसीलिए खाड़ी देशों के भीतर नया सवाल यह भी है कि दरअसल यह युद्ध या जंग, इसकी जिम्मेदारी इजराइल पर आती है, जिसने क्षेत्र में जो सैन्य है, आर्थिक है, राजनीतिक है, उसके वर्चस्व को हासिल करने के लिए यह युद्ध की परिस्थितियां पैदा की गई। सवाल है इन सब के बीच पहली बार रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा यह युद्ध दरअसल तेल को लेकर है, जो ईरान के भीतर जो बड़ी तादाद में तेल की मौजूदगी है और जो भी रेयर अर्थ की स्थितियां हैं, उसे अमेरिका अपने हाथ में वेनेजुएला के बाद खास तौर से उसने यह सोचा और इस दिशा में वह बढ़ गया। लावारोव क्या कह रहे हैं, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं। The Americans just want to get this energy source, like they want to get all the energy sources from the Latin America, from the Caribbean, from the Persian Gulf, and in other parts of our event. रूसी विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि अगर ईरान होर्मुज रूट को बंद रखता है, अगर ईरान जहाजों पर हमला करता रहा, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहा, तो युद्ध खत्म कैसे होगा। उसी का जवाब देते हुए लावारोव यहां तक कह गए कि दरअसल यह मसला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि सवाल सेल्फ डिफेंस का भी है। ईरान करे तो क्या करे,
और यह बात खुलकर भी सामने आई कि जो ईरान के हमले में अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर अमेरिकी मिसाइल हो या फिर अमेरिकी दूतावास हो, तमाम जानकारी सैटेलाइट के जरिए जो रशिया के पास थी, जो चाइना के पास थी, वह ईरान को पास ऑन की गई। और खाड़ी देशों के लिए यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अगारची लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने होर्मुज़ रूट बंद नहीं किया है। यह रूट तो खुला हुआ है, लेकिन रूट उनके लिए बंद है जो दुश्मन देश हैं और जिन्होंने हमला किया है। अब सवाल, दुश्मन देश कौन है? क्योंकि इस पूरे इलाके में खाड़ी देशों की जो पूरी तेल की यात्रा है वही होर्मुज़ रूट में सफर करती है और वही एक झटके में रुक गई है। और पूरे एशियाई कंट्रीज के भीतर यहां तक कि जापान का जो 90% तक तेल जाता है, उसके भी रुकने के बावजूद भी जापान क्यों भेजने को तैयार युद्धपोत नहीं हुआ जो अमेरिका ने चाहा? इसका मतलब है कि एक सिक्योरिटी को लेकर अमेरिकी सोच जो खाड़ी देशों के साथ अभी तक खड़ी थी, वह सिक्योरिटी ही इस बार डामाडोल हो गई और इसका एहसास जापान तक को हो चला है। और अगारची कह क्या रहे हैं, सुन लिए। They are asking other countries to come and help them so that the Strait of Hormuz remains open, which, of course, from our perspective, it is open. It is only closed to our enemies, to those who carried out unjust aggression against our country and to their allies. We have not sent any message. We are not asking for a ceasefire. But this war must come to an end in a way that it will not be repeated again. ईरान को यह लगने लगा है कि यह युद्ध उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से अगर ईरान पीछे हट गया तो फिर उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। और अमेरिका को लगने लगा है कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ट्रंप की ये अपनी युद्ध में जाने की ऐतिहासिक भूल होगी। और इन सब के बीच खाड़ी देशों को लगने लगा है कि अगर कोई ठोस निर्णय उन्होंने नहीं लिया तो यह उनके लिए हिस्टोरिक ब्लंडर होगा। इन तीन परिस्थितियों के भीतर का सच अमेरिका का जो है, वहां पर महंगाई बढ़ रही है, गैसोलीन की कीमत बढ़ चुकी है, मिड टर्म पोल सामने खड़ा है और ऐसे में इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ जो 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। और अगला सवाल है कि खाड़ी देशों से उठते हुए सवाल, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो जानते और बोल रहे थे कल, हम तो सिर्फ 1% तेल ही हमारा होर्मुज़ रूट से आता है, लेकिन हम तो उन देशों का रिएक्शन देखना चाहते थे कि जिनके यहां तेल होर्मुज़ रूट से ही जाता है, 50%, 60%, 90%, और उन्होंने ही इनकार कर दिया। तो क्या ये बड़ी हार ट्रंप की मान ली जाए? दूसरा सवाल ईरान के भीतर का है कि वाकई अगर उस दिशा में वो बढ़ चुका है जहां पर अब वो गारंटी चाहता है भविष्य में कोई हमला उस पर नहीं होगा, भविष्य में उस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे और आने वाले वक्त में जो इस्लामिक कंट्रीज है सभी एकजुट हो जाएं, यह सोचना शुरू तो कर दें। और खाड़ी देशों के सामने तीनों सवाल इन्हीं बातों से जुड़े हुए हैं। जितना इन्वेस्टमेंट अपनी सुरक्षा को लेकर, खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, रीजनल स्थिरता हो, सब कुछ तो डगमगा गया। अब इसकी गारंटी कौन देगा अगर ईरान के हमले के बाद अमेरिका की यह साख ही खत्म हो गई तो? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पहली बार गल्फ कंट्रीज के भीतर है, क्या हम अपने तौर पर एकजुट होते और इन सब के बीच अगर टर्की और पाकिस्तान को भी साथ जोड़ ले तो न्यूक्लियर पावर भी हमारे पास होगा। इस परिस्थिति में क्या खुद को खड़ा कर सकते हैं? और इन सब से हटकर तीसरा सवाल सबसे बड़ा है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमी जिस लिहाज से चल रही थी वो पूरी इकोनॉमी अगर डामाडोल इस युद्ध की प्रक्रिया में हो चुकी है और यह युद्ध अगर वाकई अप्रैल तक चल गया तो सवाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं होगा, सवाल उस न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी का होगा जिस इकोनॉमी के केंद्र में एनर्जी होगी और इस एनर्जी को लेकर जो नई परिस्थितियां पैदा होंगी वो उसके केंद्र में एक बार फिर वही मिडिल ईस्ट होगा जो इस वक्त युद्ध के केंद्र में है। इसीलिए मिडिल ईस्ट देशों के भीतर
तेजी से विस्तार हो चला है। क्या अमेरिकी सेना की मौजूदगी अगर हटा दी जाए तो रास्ता निकल सकता है? यह सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।